लेकिन देखिए, पाकिस्तान ने बातचीत से पहले ही अपना मुंह जला लिया। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्या किया शाहबाज के एक बहुत करीबी मंत्री ने? नेतन्याहू को कैंसर कह दिया इजराइल को। अगला ट्वीट दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, शैतान और कैंसर कह दिया इजराइल को, और जंग रोकने के लिए बैठक पाकिस्तान में हो रही है। और उसके बाद देखिए जरा, नेतन्याहू और इजराइल ने पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया इसके बाद कि शाहबाज के मंत्री को अपना यह ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। सीजफायर और शांति वार्ता के बीच पाक इजराइल में तनाव है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के भड़काऊ पोस्ट पर बवाल हो गया। ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट में इजराइल की आलोचना की, इजराइल को दुष्ट और मानवता के लिए शाप बताया। जब पाकिस्तान में वार्ता होने जा रही है तब इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है। पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान में निर्दोष लोगों की हत्या। जिन लोगों ने फिलिस्तीनी भूमि पर कैंसर जैसे इस देश की स्थापना की, वो इन यहूदियों के विनाश के लिए काम करे। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक से पहले इस बयान पर इजराइल भड़क गया। खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पाकिस्तान के मंसूबों पर सवाल उठाए। नेतन्याहू ने पाकिस्तान से साफ शब्दों में पूछा, एक तरफ तो आप खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ बताते हैं, दूसरी तरफ इजराइल के विनाश की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक ऐसी मध्यस्थता है। यहूदी देश को कैंसर बताने पर इजराइल ने पाक पर निशाना साधा। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा, सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। इजराइल के खिलाफ धमकियों का करारा जवाब दिया जाएगा। भारत में इजरायली राजदूत का एनडीटीवी से बातचीत में पाक पर निशाना साधा। इजराइल को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। दरअसल सीजफायर को लेकर इजराइल को बाद में जानकारी देने का दावा है। इजराइल का दावा है सीजफायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान ने लेबनान में भी सीजफायर की बात कही थी। इजराइल के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपना पोस्ट डिलीट किया है। अब देखिए जरा, ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है, एक्सपर्ट भले कहें कि ये आप नरसंहार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ देखिए, इजराइल में अल-अक्सा मस्जिद जो बंद थी उसे खोला गया। उसके बाद लोग मस्जिद पहुंचे। जितने दिन जंग चल रही थी उस दौरान अल-अक्सा मस्जिद बंद कर दी गई थी। उसके बाद अब वो मस्जिद खोली गई। दूसरी तरफ एक तस्वीर गाजा की तबाही की भी आई है। पीछे इमारतें आपको दिख रही हैं, इमारतें सब तबाह हो चुकी हैं। अब ये लोग इस तरह से तंबुओं में रहने को, टेंट में रहने को मजबूर है। और इसी के लिए ख्वाजा आसिफ सवाल उठा रहे थे इजराइल पर, और विरोधी इसीलिए कहते हैं कि इजराइल का ग्रेटर इजराइल बनाने का प्लान है, यानी इजराइल का विस्तार कई देशों को जोड़कर। आज नेतन्याहू के मंत्री ने भी इस बात को दोहराया है। क्या है ग्रेटर इजराइल प्लान? ग्रेटर इजराइल प्लान में दावा किया जाता है कि इजराइल का जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये इजराइल के नक्शे में धीरे धीरे आप देखिए कि लाल रंग चारों तरफ फैल रहा है, यानी इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्लान का हिस्सा है कि बाकी देशों पर कब्जा किया जाए और इजराइल का विस्तार किया जाए यहां से यहां तक। ये मिस्र के बगल में आप नील नदी देख रहे हैं। नील नदी से लेकर इराक के बाद आप ये देख रहे हैं यूफ्रेटस नदी। नील से यूफ्रेटस तक जो विस्तार इजराइल करे, इसे कहेंगे ग्रेटर इजराइल प्लान। आखिर ये प्लान आया कहां से, कैसे इजराइल के जहन में आया, कैसे इस बात की बात नेतन्याहू के मंत्री कर रहे हैं, वो बताऊंगा। लेकिन देखिए, यह है ग्रेटर इजराइल प्लान। ग्रेटर इजराइल यानी यहूदियों का एक बड़ा देश जो इजराइल और उसके आसपास के देशों से मिलकर बना हो, जो मिस्र में नील नदी से इराक में यूफ्रेटस नदी तक हो, और साथ ही यूफ्रेटस नदी तक फैला हो, और जिसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन के साथ साथ सीरिया, इराक, मिस्र और सऊदी अरब के बड़े हिस्से शामिल हो। यानी ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट नेतन्याहू का भी सपना है। इसलिए नेतन्याहू इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है नेतन्याहू ने लेबनान से इस पर काम तेज कर दिया है। जब ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग चल रही है, उसी दौरान इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है।
दावा, इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ लेबनान में 8 किलोमीटर अंदर घुस गई। और इतना ही नहीं, नेतन्याहू की सेना ने कई गांव तक कब्जा कर लिया और इसकी वजह से वहां रहने वाले कई लेबनानी पलायन कर रहे हैं। जिन इलाकों में इजराइल की फौज पर कब्जा करती जा रही है, कहा जा रहा है वहां एक बफर जोन बनाया जाएगा और यानी लेबनान में घुसकर उन्हीं की धरती से इजराइल की सेना युद्ध लड़ेगी। पहले ही सिनाई, वेस्ट बैंक, गाजा के कई इलाकों पर कब्जा हो चुका है। अब लेबनान की धरती कब्जा कर इजराइल को वो प्रोजेक्ट पूरा करना है जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल में यहूदियों की भूमि के नाम से 19वीं सदी में यहूदी विद्वान थियोडोर हर्जल ने इस विचार को रखा था और 1967 के बाद से इजराइल में ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट खूब लोकप्रिय भी है। लंबे वक्त से इजराइल में यही धारणा और मांग रही है क्योंकि इजराइल इसे बाइबल के अनुसार मानते हैं। इजरायली सुनिए जरा, इजराइल में नेतन्याहू के मंत्री ने ग्रेटर इजराइल की बात को दोहराया है। क्या कह रहे हैं? सभी क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल की है। ये सचमुच ईश्वर की कृपा है। हमारी सेनाओं और उनकी सभी शाखाओं, कमांडरों और सैनिकों ने असाधारण काम किया है। हमारे पास महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ एक सशस्त्र सैन्य बल है, साथ ही एक निर्णायक राजनीतिक चरण है जो देश के विभाजन और मध्य भाग में आतंक का राज स्थापित करने के विचार को खारिज करता है। गाजा में जो परिणाम सामने आए हैं उन्हें पूरा करने वाला एक राजनीतिक पहलू होगा जो हमारी सीमाओं का विस्तार करेगा। लेबनान में एक राजनीतिक पहलू होगा जो हमारी सीमाओं को लिटानी नदी तक रक्षा योग्य रेखाओं के भीतर विस्तारित करेगा। सीरिया में भी एक राजनीतिक आयाम होगा, माउंट हार्मोन में और कम से कम बफर जोन के भीतर। खास बात यह है कि ये केवल कागजों पर या कैबिनेट के फैसलों तक सीमित नहीं रहते। पूर्ण साझेदारी के माध्यम से ये सड़कें अस्थायी आवास, स्थायी घर, परिवार और बच्चे बन जाते हैं। तो आप नेतन्याहू के मंत्री को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि कैसे इजराइल का विस्तार होना है। दूसरी तरफ ईरान भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि जंग के दौरान भारत से बहुत सा पैसा, सोना, चांदी और लोगों ने दान किया है अपनी बेशकीमती चीजें। और अब तक दान के लिए जो क्यूआर कोड था वो क्यूआर कोड डीएक्टिवेट किया जा चुका है, यानी अब ईरान को चंदा नहीं दिया जा सकेगा। साथ ही ईरानी विदेश मंत्रालय ने शुक्रिया भी अदा किया है जो भारत से मदद गई है। अमेरिका से जंग के बीच बड़ी तादाद में भारतीयों ने ईरान की मदद की। खासतौर पर कश्मीर, लद्दाख के लोगों ने पैसे से लेकर सोना, चांदी और घर के कीमती पुश्तैनी सामान तक दान कर दिए। कई बच्चों ने तो अपने जमा किए पैसों की गुल्लक तक मदद में सौंप दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 600 करोड़ रुपए ईरान के लिए जुटाए गए। इसके लिए दान में मिले सामान की नीलामी का भी अभियान चलाया गया। ऐसा ही एक नीलामी के दौरान 10 रुपए का अंडा 25,000 रुपए में बिका, जबकि एक मुर्गे की नीलामी 1,25,000 रुपए में की गई। भारत में ईरानी दूतावास की तरफ से एक क्यूआर कोड भी जारी हुआ था जिससे भारतीयों ने डायरेक्ट दूतावास को पैसा भेजकर ईरान की मदद की। अब इसी क्यूआर कोड से पैसा भेजने की सुविधा बंद कर दी गई है। इसकी जानकारी खुद भारत में मौजूद ईरानी दूतावास की तरफ से जारी की गई। दूतावास ने कहा कि भारतीयों का यह सहयोग सराहनीय है और इसके लिए शुक्रिया। हम सूचित कर रहे हैं कि जो बैंक खाते आर्थिक सहायता के लिए बनाए गए थे उन्हें बंद कर दिया गया है, इसलिए अनुरोध है कि किसी अन्य खाते में पैसे ना भेजें, उन्हें बंद कर दिया गया है। आइए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है कि बातचीत नाकाम हुई तो फिर हमले करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर बातचीत नाकाम हो गई तो फिर वो बड़े हमले करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ये कहता है कि वो ये साफ कह रहे हैं कि ये आखिरी मौका है, बातचीत कर लो। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इजरायली लीडर। इजरायली सेना जंग के मैदान में है। हमारे लिए सीज फायर नहीं है, हम लेबनान में जंग लड़ रहे हैं। ईरान में हमारा सीज फायर है, लेकिन हम कभी भी जंग में लौट सकते हैं और पूरी ताकत के साथ लेबनान में हम लगातार हमले कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द टीम लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, ये इसमें शामिल सभी देशों को बता दिया गया है। अलाइन इट विद आवर ओन। अब आपको बताऊं दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ अमेरिका का, बेशक ट्रंप ये बात कह रहे हो लेकिन अमेरिका का एक ड्रोन गायब हो गया है।
MQ-4C। ये कई 100 करोड़ का ड्रोन है, बहुत महंगा ड्रोन है, लेकिन अमेरिकी ड्रोन कहां गया कोई नहीं जानता। क्या ईरान ने मार गिराया है? आइए इस ड्रोन के बारे में आपको बताऊं। ड्रोन की खासियत क्या है? यह है भारी भरकम ड्रोन। सीजफायर के बीच अमेरिकी ड्रोन को लेकर सस्पेंस है। अमेरिकी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन अचानक लापता हो गया। MQ-4C ट्राइटन बेहद एडवांस और महंगा ड्रोन है, जिसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हॉर्मूज के ऊपर उड़ने के दौरान गायब होने पर सवाल उठ रहे हैं। ड्रोन ने करीब 3 घंटे तक फारस की खाड़ी और हॉर्मूज की निगरानी की है। इसके बाद इटली के सिगोनेला बेस की तरफ लौट रहा था। ये तभी ड्रोन ने अचानक अपना रास्ता ईरान की तरफ मोड़ा। इस दौरान उसने 7700 कोड भी भेजा है। यह कोड एक सामान्य इमरजेंसी का संकेत है और इसके बाद ड्रोन तेजी से नीचे उतरने लगा। कुछ देर में ड्रोन रडार से गायब हो गया है। अब तक यह साफ नहीं है कि ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है या फिर उसे मार गिराया गया है। सीजफायर के बीच ड्रोन के लापता होने से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सीजफायर हो गया तो कोई एक दूसरे पर मिसाइल नहीं दाग रहा। उस बीच अमेरिका का ड्रोन गायब हुआ। सवाल यह, क्या ईरान ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है? यह ड्रोन लंबे समय तक आसमान में रह सकता है, साथ ही यह बड़े इलाके की निगरानी कर सकता है। इसकी कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए। सुनिए जरा अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। Yes, he wanted us. नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, इसलिए वो तब राष्ट्रपति ओबामा के पास गए। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और हमले की अनुमति मांगी। राष्ट्रपति ओबामा ने इनकार कर दिया, राष्ट्रपति बाइडेन ने इनकार कर दिया, राष्ट्रपति बुश ने भी इनकार कर दिया। जाहिर है एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने इस पर सहमति जताई है वे है राष्ट्रपति ट्रंप। Who has agreed to this, obviously, is President Trump. अब देखिए, जिस दौर में जंगें रुक रही हैं, चाहे वो ईरान और इजराइल की हो, इजराइल और लेबनान की जंग रोकने की बात हो रही है, तो एक और जंग है जो रुकना जरूरी है। वो है रूस और यूक्रेन के बीच सालों से जारी जंग।